Very good morning to all of you students. Today we are starting our new chapter, that is biotechnology and its application. इससे पहले तक हमने बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज कैसे कर रहे हैं ये तो देख लिया था। ओके, यूज क्या क्या था उसका, क्या क्या चीजें देखी थी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, बेसिक जो है, मतलब मेन जो काम कर रहे हैं, दो चीज काम कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही काम कर सकती है। ये तो था कि बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या थे, मतलब किसके बेस पे बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही थी। आज हम देखेंगे कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी ने टूल यूज किए हैं या जो भी चीजें यूज करी अपने जो भी टेक्नोलॉजी को लेके आई है, उन टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसने किया क्या है, मतलब उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर रहे हैं और वो एप्लीकेशंस कैसे रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे केवल इस बात पे। ओके, तो अगर हम देखें कि किस किस चीज में बायोटेक्नोलॉजी ने यूज किया है खुद को, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे बड़ा यूज जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर। आज की डेट तक जो दिख रहा है वो आपको सबसे बड़ा जो दिखेगा वो एग्रीकल्चर में दिखेगा। रीजन बिहाइंड कि टन्स में एक साथ प्रोडक्शन हो रहा है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है उसका, तो इट सिंपली मीन्स कि सबसे बड़ा जो रोल हो गया है उसका कहाँ पर हो गया है, जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब एग्रीकल्चर के फील्ड में इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के यूज की जरूरत पड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वर्ल्ड के कितने कंट्री ऐसे हैं जहां पर ये इम्पॉसिबल है कि वो जितने टाइप के पल्सेस हैं या वीट है और सारी चीजें वो खरीद सके। बहुत से कंट्री अंडर डेवलप्ड कंडीशन में अभी भी हैं। मोर ओवर काफी कंट्री ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड तो नहीं है, बट स्टिल उनके कंट्री की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो उनकी यहाँ की लोकेशन है, उन सब में वो पल्सेस, वो सारी चीजें ग्रो करना इम्पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दोगे। मीन्स एक ऐसी क्रॉप जिसमें कि एक जो वो बेसिक क्रॉप उसकी जो है उसकी क्वालिटी के साथ साथ कुछ और अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनकी क्वालिटी भी उसमें मिल रही है। तो इन सबको एक करके एक क्रॉप बना दी एंड देन उसको आप चाहे उसी कंट्री में ग्रो करा रहे या कोई और कंट्री ग्रो करा के एक सिंगल क्रॉप को उस कंट्री को सेल करें। दोनों चीजों में बात सेम है कि मतलब एक सिंगल क्रॉप से ही उनको एक से ज्यादा क्रॉप का न्यूट्रिशन मिल जा रहा है। तो ये सारा चीजें किससे होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें आ रहा है। ओके, तो पहला चीज हमने कह दिया कि जो एग्रीकल्चर में इसका यूज हो रहा है। दूसरा, हम अगर इसका यूज कहें वो कहाँ हो रहा है, तो मेडिकल साइंस में हो रहा है। मेडिकल साइंस में कैसे हो रहा है? कुछ प्रोटीन के लिए हमने पहले ही अपने इससे प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है कि कुछ प्रोटीन का जो बनाया जा रहा है, कुछ प्रोटीन्स को वो बनाया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ओके, ये तो था यहाँ पर। इससे आगे भी मेडिकल की लाइन में बहुत बड़ा यूज है। यूज कैसे है? यूज ऐसे है कि बहुत सी ऐसी हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे डिजीजेज हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं या बाकी डिजीजेज होती हैं जिनके लिए ये इम्पॉसिबल है कि उनको हम क्योर कर सकें विदाउट हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रीजन बिहाइंड कि वो क्या है, सीधे से इनहेरिटेड हो रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डायरेक्टली वो ट्रांसफर होते जा रही है। तो इस केस में ह्यूमन इंटरफेरेंस, जब तक कि कोई टेक्नोलॉजी का यूज ना हो तब तक इम्पॉसिबल है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से उसमें कुछ किया जा सके। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के यूज से जितने भी हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, या इवन आज के टाइम पे जैसे हमको पता है कि कैंसर तक एक ऐसे डिजीज हो गई है जो कि इनहेरिटेड होने लग गई है। तो इन सबके ट्रीटमेंट के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, राइट। तो अब इसमें से जुड़े हुए कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, हम कह सकते हैं कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वन, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, दैट इज बीटी कॉटन। ओके, अब बीटी कॉटन ये है क्या? इसके बारे में अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि बीटी कॉटन क्या है। इस बीटी कॉटन, वैसे जो बीटी वर्ड है इसका मतलब है बैसिलस थ्रिंजेंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्रिंजेंसिस। बैसिलस थ्रिंजेंसिस क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, जो जितने भी मेज के प्लांट होते हैं उनमें एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज एक्चुअल में एक टाइप का ट्यूमर है।
जैसे ट्यूमर के बारे में हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था, कैंसर जिसमें अल्टीमेटली कैंसर डेवलप हो जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ह्यूमन के केस में। सेम वे में मेज का प्लांट होता है, मक्का का प्लांट, उसमें भी ये इस टाइप की डिजीज कॉज करता है। बिल्कुल जहां पर सॉइल और ये इस मेज का जो प्लांट होता है इसका जहां से कनेक्शन होता है, वहां पर ये सॉइल के थ्रू ये बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे इस मेज प्लांट पे लगता है एंड धीरे धीरे यहाँ पर वो क्या कर देता है, क्राउन वॉल डिजीज कॉज कर देता है। इसके कारण अगर वैसे देखा जाए तो एक मेज प्लांट के लिए तो ये बहुत बुरा है। बुरा क्यों है? क्योंकि ट्यूमर कॉज हो जा रहा है। इट सिंपली मीन्स कि उस मेज प्लांट का आगे को कोई यूज रह ही नहीं पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। बट ये इसकी इसी क्वालिटी में से हमने यूज कर लिया, इसका जो बीटी वाला एक जीन था बैसिलस तुरिनजेंसिस से, हमने एक जीन को ले लिया और उस जीन को यूज कर लिया। हमने कहा जहां पर भी हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनानी है, राइट। सो ये जो बीटी हमने कहा बैसिलस तुरिनजेंसिस, इसमें डिफरेंट टाइप की जीन्स मिल रही हैं। उन जीन्स को अकॉर्डिंगली जिस भी काम के लिए हमको वो प्लांट रेडी करना है उसके लिए के अकॉर्डिंग हम वो जो जीन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक जीन हो गया, उसका नाम है CRY, जिसे नॉर्मली हम क्राई कर देते हैं, Cry1AC, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है ऐसे, Cry1AC। तो Cry1AC जीन जो हो गया, मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल हमने इसे इंसर्ट कर दिया है और ये क्या कर रहा है, हमने पहले ही बताया है कि इंसेक्टिसाइडल है। इंसेक्टिसाइडल है इट मीन्स ये क्या करेगा, अगर कॉटन के प्लांट पे जो भी इंसेक्ट आएगा उसे सक करने के लिए, बीटल हो सकता है या कोई भी और हो सकता है, उन सबको ये जैसे ही वो सक करेगा, क्योंकि उस कॉटन के पूरे प्लांट में वो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि ये Cry1AC जीन उसके अंदर है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि वो जो भी वो इंसेक्ट उसे सक करेगा उसमें वो प्रोटीन उसके अंदर पहुंचेगा और वो प्रोटीन अल्टीमेटली क्या कर देगा, इसकी इंटेस्टाइन को बर्स्ट कर देगा और रिजल्ट ये निकलेगा कि ये वो जो इंसेक्ट है वो एक बार सक करके वो डेड हो जाएगा। तो देखिए कोई भी प्लांट है उस पे एक बार अगर कोई इंसेक्ट लगता है उससे वो खत्म नहीं होता। जब उस पे कंटिन्यूअसली लगातार एक ही जो इंसेक्ट या पेस्ट है उसका अटैक होते रहता है, तब जाके वो प्लांट खत्म हो रहा होता है। तो अगर एक बार में वो इंसेक्ट ही खत्म हो जाएगा तो प्लांट पे तो कोई बुरा असर पड़ना ही नहीं है। तो इस तरह से Cry1AC जीन हो गया, या फिर हम कह रहे हैं इसके दूसरा भी जीन होता है जिसे Cry1AB जीन कहते हैं। तो उन जीन में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए, सो दैट कि हम बीटी कॉटन बना सके, ठीक है। बीटी कॉटन बन गया। अब बीटी कॉटन के साथ में ही मैं चलिए इसके साइड इफेक्ट भी बता देती हूँ, सो दैट कि थोड़ा सा जब बाद में इसको हम रिवाइज करें तो हमारे लिए इजी पड़े, ओके। तो बैसिलस तुरिनजेंसिस मैंने कहा कि इसकी हेल्प से हमने कॉटन का प्लांट बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, सब सही है, गुड है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको जब हमने पॉलिनेशन पढ़ाया है उस टाइम पे हमने आपको एक और बात बताई थी। बात ये थी कि पॉलिनेशन के लिए तो उसमें हनी बी भी बैठ रही होती है। हनी बी हमारी फ्रेंड है, वो हमारी एनिमी, एक हमारा ऐसा कुछ एनिमी इंसेक्ट नहीं है, वो हमारी हेल्प करता है और वो हमारे लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सी हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सी स्पीशीज हैं जो पेस्ट में आती हैं, बट वो हमारी फ्रेंड होती हैं, वो हमारी एनिमी नहीं है, ठीक। तो लेकिन उनको थोड़ी ना पता है कि इस प्लांट, ये जो प्लांट है ये बीटी कॉटन है, इस पे हमें नहीं, इसका नेक्टर हमने सक नहीं करना, अगर हमने इसका नेक्टर सक किया तो हम मर जाएंगे, उसे कुछ नहीं पता। तो उसको जो सामने मिलेगा वो उसको सक करेगी। एंड द थिंग इज कि वो जो हमने बोला कि ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इसके अंदर मिल रही है इस Cry1AC या Cry1AB जीन के कारण, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो हमारा फ्रेंड और एनिमी इंसेक्ट के बीच में डिफरेंस करना नहीं जानता, वो सबको एक तरीके से मार डालेगा। तो जो हमारे लिए हेल्पफुल इंसेक्ट्स भी हैं उनके लिए भी ये एक थ्रेट है, क्योंकि अगर उन्होंने सक कर दिया ये उनको भी मार देगा, राइट। सेकंड, और ऑल्दो वो कोई बड को सक नहीं कर रहे हैं, बट जो नेक्टर, जो हमें पॉलिनेशन के टाइम पे हमने पढ़ा है कि नेक्टर होता है, उसमें कोई फ्रेग्रेंस होती है जिसके कारण इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो उसके कारण अगर कोई पहुंचा तो इसकी दूसरी चीज ये होती है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रीजन बिहाइंड कि अगर मान लीजिए उस स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पर, जैसे हमको पता है कि कॉटन कहाँ ग्रो कराया जाता है, यहाँ पर आपका मिड में अगर हम कह रहे हैं
मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस साइड को यहाँ महाराष्ट्र हो गया, गुजरात वाला एरिया हो गया इतना। तो इन सब में ये सारा का सारा ये है रही आपकी कॉटन बेल्ट। अगर कंप्लीट कहें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, 3 जगह होता है कॉटन का सबसे बेस्ट प्रोडक्शन। अब इस पूरे एरिया में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर सारी की सारी जो कॉटन ग्रो कराई जा रही है वो बीटी कॉटन ही है। अब इसके कारण क्या होगा, इस पूरे एरिया में मिलने वाले सारे इंसेक्ट जो कि कॉटन के प्लांट पे फीड करते हैं वो तो सारे के सारे खत्म हो जाने हैं। तो इस स्पेसिफिक एरिया के लिए वो बायोडाइवर्सिटी का जो बैलेंस बना रहना चाहिए, और तो वो चैप्टर आपका थोड़ा इससे आगे आएगा, 10th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा आई थिंक। तो इस पूरे एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी का एक बैलेंस बनना चाहिए वो बैलेंस तो डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहां तो कोई पेस्ट वगैरह है ही नहीं। जब वहां पेस्ट है ही नहीं तो मतलब एक हम फूड चेन की बात करते हैं, फूड वेब की बात करते हैं, उन सब में एक पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो खाली हो गया है, एक पूरा एरिया उसमें ब्लैंक है, क्योंकि उसमें मिलने वाले जितने भी इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी मर चुके हैं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हमने कहा बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, वो ये है कि अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड एक और चीज याद आ गई कि इसको बनाने वाली कंपनी, जो बीटी कॉटन बनाने वाली कंपनी का नाम है मोनसेंटो है, और आप लोगों की बुक में आई थिंक दिया होगा ही ना। तो मोनसेंटो कंपनी ने इसको बनाया था, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है ये। और सेकंड हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। सेकंड साइड इफेक्ट तो ये है कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इंडिया एक ऐसा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है जहां आज भी ट्रेडिशनल वे में फार्मिंग होती है। ट्रेडिशनल वे में फार्मिंग होने का मीनिंग ये है कि इस साल जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का एक पार्ट फार्मर अपने पास रख लेता है, सो दैट कि अगले साल वो उसको बोए और देन उससे वो क्रॉप को हार्वेस्ट करे। तो बीटी कॉटन के साथ एक्चुअल में ये केस हुआ था कि जब बीटी कॉटन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई तो ये वाली बात फार्मर्स के समझ में नहीं आई थी कि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि केवल 1 साल तक काम करेगी, अगले साल इसका बीज मतलब हम इसके बीज को अगले साल बोने के काम का वो नहीं होता है। तो फार्मर्स को ये बात पता नहीं थी एंड उन्होंने ऑब्वियसली एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप उनके सामने दी जा रही थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उन्हें दी जा रही थी, तो उसके रेट जो थे वो हाई होने थे। बट उन लोगों ने इस होप के साथ खरीदा था कि चलो ठीक है हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। ऑब्वियसली प्रोडक्शन उन्हें उस साल अच्छा मिला क्योंकि कोई भी पैसा उसमें लग नहीं पाया, बट उन्होंने उसी का क्या करा, उसी सीड का एक पार्ट जो कॉटन के बल्ब में से सीड निकलता है उस सीड का उन्होंने एक पार्ट जो है अपने पास रख लिया, सो दैट वो अगले साल उसे बोए। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये तो वो क्रॉप है जो कि अगले साल वो सेम इफेक्ट नहीं दे रही होती है। तो अगले साल जब वो क्रॉप फेलियर हो गया, वो क्रॉप नहीं सेम इफेक्ट दिखा पाई, तो वहां के जो फार्मर्स थे उन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था इस बात का। बट ठीक है, धीरे धीरे उस चीज को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज की डेट में अभी भी वो बीटी कॉटन तो यहाँ इंडिया में ग्रो हो ही रहा है। थर्ड थिंग इज कि जो भी आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये जो हमारी वाइल्ड वैरायटी है उनके ऊपर डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट टेंडेंसी से मेंडल्स लॉ से आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है मेरी प्रॉब्लम। सो मैंने कहा कि वहां से हमने पहले ही देख रखा है कि एक डोमिनेंट वैरायटी होती है, एक रिसेसिव वैरायटी होती है। सो यहाँ पर क्या है, बीटी कॉटन के केस में ये डोमिनेट कर जाता है जो भी आपकी जितनी भी आपकी वाइल्ड वैरायटी है उनको। अब वाइल्ड वैरायटी हमारे लिए उनकी भी एक नीड है, वाइल्ड वैरायटी भी कहीं, क्योंकि वो सबसे प्योरेस्ट ब्रीड होती है। किसी भी अगर हम कह रहे हैं प्लांट में, एनिमल में, सब में अगर जो बिल्कुल वाइल्ड फॉर्म होती है वो सबसे प्योरेस्ट ब्रीड होती है। और जितने भी मैक्सिमम क्वालिटी हम किसी भी प्लांट के लिए कहते हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे अगर कहूँ कि इसके लिए कहा जा सकता है किसी प्लांट का, या हम चलिए ठीक है हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, पीनट्स का ले लिया। पीनट्स के लिए अगर हमने कहा कि जो पीनट्स का जो ऑयल निकलता है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी वो होता है, लेकिन ये हेल्थ का जो सबसे मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा ये इनकी जो सबसे वाइल्ड वेराइटी होती है, जो जंगली काइंड ऑफ जो ये पीनट के आपको प्लांट मिलेंगे, इसकी जो पीनट होती है उसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे। और जितना ये हाइब्रिड आती जाती है उनमें उतना कम होता रहता है, फिर बीटी आ गई तो और ही कम हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं हम काऊ के बारे में, गाय का जो दूध होता है, हम नॉर्मली हमें बचपन से पढ़ाया गया दूध पीना चाहिए, इससे आप हेल्दी रहते हैं। लेकिन एक रिसर्च से पता चला कि हमारी जो इवन उत्तराखंड की ही वो गाँव है उसका नाम है बद्री गाय।
जो पहाड़ों में मिलने वाली शॉर्ट हाइटेड काव होती है, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में 1-1.5 लीटर दूध देने वाली जो गाय होती है, उसे बद्री गाय कहा जाता है। तो वो होती है वो गाय एक्चुअल में जिसका दूध सच में हमारे लिए हेल्दी है, मतलब हमको वो हेल्दी रख सकता है, उसमें कोई इतनी बढ़िया क्वालिटी है। उनमें जो बद्री गाय का दूध होता है उसमें ये क्वालिटी जरूर मिलती है कि उसमें आपको कुछ ऐसे उसके मिल्क में जब पता किया गया तो उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स मिले जो कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रखने में, यानी कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को बैलेंस रखने में, प्लस हमारा जो बीपी होता है उसको मेंटेन करने में, इन सब चीजों में वो हेल्प करता है। बाकी जितनी भी हाइब्रिड वेराइटीज आ रही हैं काव की, उन सब में से किसी में भी ये क्वालिटी नहीं मिली थी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यानी जो भी बेसिक क्वालिटी, जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो किसमें मिल रही है, आपकी जो भी वाइल्ड वेराइटी है उनमें मिल रही है। और इन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इनकी टेंडेंसी होती है वाइल्ड वेराइटी को खराब करने का काम आराम से कर सकती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये है कि जो भी वाइल्ड वेराइटी है इनको ये इनके साथ में हाइब्रिड एक नया जो बनाती है उसमें वाइल्ड वेराइटी की वो क्वालिटी रह ही नहीं पाती, ठीक है। तो इसके कारण वाइल्ड वेराइटी जो ओरिजिनल वेराइटीज हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि उनके लिए ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो धीरे धीरे वो जितने भी वाइल्ड वेराइटीज हैं वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज जो लास्ट पॉइंट, इसमें एक बहुत बड़ा है इसका ड्रॉबैक जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे क्रॉप्स हैं, वो ये है कि नॉर्मली क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो बन रही हैं उसमें, जैसे हमने बीटी में तो हमने कहा कि ये क्या कह रखा है, इन्होंने एक बैसिलस ट्रिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है उसका एक क्राई जीन जो है उसको ले रखा है, यहाँ पर तो ओके है। लेकिन कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसी होती हैं जिसमें दो क्रॉप में से एक क्रॉप की आधी क्वालिटी, दूसरे क्रॉप की आधी क्वालिटी, इनको लेके इन्होंने एक थर्ड क्रॉप टाइप की क्रॉप बना दी होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों को भी अपने में कभी नोटिस करिएगा कि कोई स्पेसिफिक पल्स या कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल, इसको खाने से आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है। बहुत लोगों को होता है, जैसे अगर सबसे कॉमन एलर्जिक रिएक्शन किसी पल्स के लिए मुझे पता है तो वो होता है मटर के लिए, पी के लिए। तो पी अगर काफी लोगों में एलर्जिक रिएक्शन होता है, अगर वो पी की कोई भी अगर वो एज अ उसे पल्स ले रहे हैं या फिर अपनी सब्जियों में उसे यूज कर रहे हैं, उनको एलर्जी हो जाती है। अब अगर पी प्लांट का किसी दूसरे प्लांट के साथ में क्रॉस करके अगर थर्ड कोई प्लांट बना रखा है, तो यानी कि वो जो थर्ड काइंड ऑफ प्लांट बना है, जो कि ऑल्दो वो पी नहीं है, मटर का प्लांट वो नहीं है, मटर का वो दाना नहीं होगा, हो सकता है वो कोई दूसरी दाल हो, बट उसको खाने से एलर्जी, उसे पी में होने वाली एलर्जी जैसी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो थर्ड काइंड ऑफ पल्स दिख रही है आपको, उसको देख के आपको तो पता चल ही नहीं सकता कि इससे किसी ऐसे इंसान को एलर्जिक हो सकता है वो उसके लिए, तो ये कहीं ना कहीं पर लाइफ थ्रेटनिंग तक भी हो सकती है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत हाई लेवल ऑफ एलर्जी होता है इन सारी चीजों से। सो इस तरह से क्या रहता है कि जो भी आपकी बीटी की क्रॉप्स है उनका ये साइड इफेक्ट है कि उनके बारे में हमको पता नहीं है कि ये किसके लिए कितना एलर्जिक हो सकती हैं, राइट। और उससे भी बड़ी बात है, ऑल्दो अभी तक ह्यूमन में जो इन्होंने ट्रायल किए मोनसेंटो कंपनी ने कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये मोनसेंटो का पेटेंटेड है, इसमें कोई दूसरी कंपनी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। सो मोनसेंटो ने जो ट्रायल किया उसका तो ये कहना है कि हमारी क्रॉप्स जो भी हम क्रॉप बना रहे हैं, इससे केवल इंसेक्ट में या फिर पेस्ट में ही जो वो उनकी जो इंटेस्टाइन बर्स्ट हो रही है, या हम केवल उसको थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस बात को लेके कोई भी 100% श्योर हो सकता है कि एक्चुअल में केवल प्लांट पे मतलब एक केवल इंसेक्ट के ऊपर ही बुरा असर कर रहा होगा? ये भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे किसी ह्यूमन के ऊपर भी इसका कोई बैड इफेक्ट होता हो जिसे मोनसेंटो ने नहीं बता रखा है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो इन सारी चीजों के कारण क्या है कि जो भी हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं, इनका ये थोड़ा ड्रॉबैक है कि इनके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि नहीं है, इसलिए एकदम पे इनको एक्सेप्टेंस इनकी जो है वो थोड़ा कम है। लेकिन अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की डेट में जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जितने भी हम डेवलप्ड कंट्री की बात कह रहे हैं, जैसे हम अपने कंट्री को, अगर हम डेवलपिंग कंट्री में हम अपने कंट्री को देखें, हमें पता होना चाहिए कि हमारा पूरे कंट्री की नीड के बराबर का एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं है। इसलिए हमको बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उनसे इंपोर्ट करना पड़ता है, जितने भी कुछ एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं उनको, मतलब कुछ पल्सेस वगैरह वो करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। तो अब क्या है, लेकिन जितने भी आपको डेवलप्ड कंट्री क्या करते हैं, इनके यहाँ केवल बीटी वाली क्रॉप उगाई जा रही है आज की डेट में।
इसके और मतलब हम ये श्योर नहीं है कि ये केवल हमारे लिए उगाई, मतलब केवल जो एक्सपोर्ट करने के लिए उगा रहे हैं या अपने कंट्री वालों के लिए भी यही है, बट एक्सपोर्ट करने में तो उन लोगों का यही प्रोडक्ट आ रहा है। हम अपने देश में तो उसे बंद कर रहे हैं, बट जो बाहर के देशों से हमारे यहाँ वही ग्रेन आ रहा है, हमने उसको तो कभी नोटिस नहीं किया। तो इन सारी चीजों के कारण जो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं उसको टिल डेट हम कह रहे हैं कि इसमें थोड़े बहुत ड्रॉबैक हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए या पूरी ह्यूमैनिटी के लिए या पूरे बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी साथ में दे रहे हैं। तो सो नाउ अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, इससे पहले हमने जो देखा बीटी प्लांट के बारे में, वो क्या था, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या यूज हो रहा है। इवन एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ और यूज भी हैं इसके, जिनको इसमें एक्सप्लेन करने लायक उसमें कोई पॉइंट है नहीं, तो उसे हम ऑडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज हो रहा है। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का जब हम मेडिसिन के फील्ड में यूज की बात कहते हैं, पहला नाम आता है इंसुलिन, क्योंकि हमने जो सबसे पहली चीज पढ़ी है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ बना, तो वो क्या था, इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमको सबको पता है कि ये हमारी बॉडी में मिलने वाला एक हार्मोन है जो क्या कर रहा होता है, ये हाँ, तो ये कर क्या रहा होता है, इसका काम ये होता है कि ये हमारे जो भी शुगर लेवल है उसे मेंटेन करने का काम करता है। अब बात आती है कि इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन कैसे रख रहा होता है। तो शुगर लेवल को मेंटेन रखने का इंसुलिन का तरीका ये होता है कि इंसुलिन का काम केवल एक होता है, वो हर सेल को एक सिग्नल देता है। जैसे ही हमारे फूड में से हमें शुगर कंटेंट मिलता है, जो भी हम फूड खाते हैं, जितना भी हम कार्ब्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम जितने भी ले रहे हैं, उनसे अल्टीमेटली क्या बन रही होती है, शुगर बन रही होती है, राइट। अब कहोगे कार्बोहाइड्रेट किस किस में है, जो भी आपको, आप जब मुंह में च्यू करते हो जिस भी चीज को, वो अगर आपको जब मीठी लग रही होती है तो वो यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, और उससे अल्टीमेटली शुगर बनेगी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाके उसने अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो एक शुगर का बनना है, राइट। तो जितना भी हम डायरेक्ट, भले ही हम डायरेक्ट चीनी ना खा रहे हो, लेकिन हम अगर ऐसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी होते हैं फूड वो ले रहे हैं, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली उससे शुगर बनेगी। अब जो ये शुगर बनती है, ये हमारी बॉडी की नेसेसिटी है, शुगर हमारे लिए जरूरी है। अगर हमें बोलने के लिए, चलने के लिए, किसी भी चीज के लिए, हमारे कोई भी एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलती है, वो शुगर के ब्रेकडाउन से मिलती है। तो अगर ये शुगर, अब ब्रेकडाउन कहाँ होगा, ऑब्वियसली ब्रेकडाउन कहाँ होगा, जहां हमारा पावर हाउस है। पावर हाउस कहाँ है, सेल के अंदर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये इंसुलिन का काम होता है, इसका काम ये होता है कि हर सेल को ट्रिगर करती है, हर सेल को ये सिग्नल देती है कि आपके बाहर से जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके साथ जो प्रोडक्ट आया है इसमें शुगर भी है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसको ओपन करो, उसके जो प्रोटीन चैनल्स है उन्हें ओपन करो, सो दैट कि शुगर मॉलिक्यूल अंदर जाए और अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंचे, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे और उनका ब्रेकडाउन हो, एटीपी जनरेट हो। तो उसका इंसुलिन हार्मोन का काम क्या हो गया कि वो सेल को सिग्नल देती है, और सेल जब वो सिग्नल लेती है उसके बाद ही सेल अपने चैनल्स को ओपन करती है एंड शुगर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने देती है। तो अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि वो सेल को सिग्नल जाता नहीं है, सेल को सिग्नल नहीं जाता, इसीलिए हमारे ब्लड में शुगर की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलती है। अब ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली वो किडनी पे इफेक्ट डालता है, वो आईज पे, मतलब वो कहीं कहीं पर जाके वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है, तो किडनी को वो खराब कर सकता है, किडनी फेलियर हो जाता है किडनी का, और आईज में असर हो सकता है, जॉइंट्स पे असर, जहां भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उन पे असर हो सकता है, बहुत से इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये तो पक्का है कि इंसुलिन हमारी बॉडी की बहुत बेसिक नीड है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। अगर हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखें, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, ए, बी एंड सी, ठीक है। इसे मतलब जब ये ऐसे आपको इस फॉर्म में बच रहा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर से इसमें सल्फर के थ्रू ये बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, इसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन का मीनिंग क्या हो गया कि ये अभी मैच्योर्ड इंसुलिन नहीं है, ये केवल एक ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, और इनमें क्या रिलेशन है, ए और बी डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, ए और बी के बीच में सी पेप्टाइड वाला पोर्शन है जो कि ए और बी को जोड़े हुए है, ठीक है। तो जब ये मैच्योरेशन होता है इसका, तो फिर क्या हो जाता है, ए पेप्टाइड, बी
पेप्टाइड, दो आपके यहाँ पर ऐसे अलग हो जाएंगे जिनको जो कि सल्फर बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, थोड़ा सा छोटा हो ही गया, ठीक है। और जो ये सी पेप्टाइड है अलग हो जाएगा। जो फ्री सी पेप्टाइड होता है इसका कोई रोल नहीं होता, मतलब जो भी मैं आपको फंक्शन बता रही थी उनमें से जो इंसुलिन का फंक्शन उसमें सी पेप्टाइड का कोई रोल नहीं होता। इसका काम केवल जब फ्री इंसुलिन बन रहा होता है, प्रो इंसुलिन बन रहा होता है, तो उस समय इसको बांधे रखने के काम के लिए होता है। और जब मैचुरेशन होता है इसका तो फिर वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं रहता। तो इसका मतलब मेन फंक्शन करने वाले कौन है, ए और बी पेप्टाइड। ये ए पेप्टाइड और ये बी पेप्टाइड, ये दोनों ही हैं जो मेन फंक्शन कर रहे हैं, सी पेप्टाइड कुछ नहीं कर रहा। तो इसीलिए 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी दैट इज एली लिली। इस कंपनी ने सबसे पहले जो इंसुलिन है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। एक्चुअली होता क्या था, इससे पहले तक भी ऐसा नहीं है कि इंसुलिन का, बहुत पहले से हमें ये बात पता थी कि बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसी के कारण जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल जो मेंटेन रहता है इसके कारण रहता है। और लोगों में जब उसकी कमी होने लगी, इंसुलिन हार्मोन कम सिक्रीट होने लगा, तो उसके बाद ये हुआ कि हाँ इसे बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस 1983 से पहले तक क्या मेथड यूज किया जाता था कि स्लॉटर हाउसेज में जितने भी कैटल्स होते हैं ना, जिनको स्लॉटर किया जाता है, जो भी आप लोगों में से स्लॉटर हाउसेज मतलब समझ रहे होंगे आप, जहाँ ये जानवरों को काटा जाता है, मांस बेचा जाता है, तो वहां ये क्या करते थे कि वहां जो जानवर होते थे, मतलब कि स्पेशली कैटल में आ गए या फिर उसके साथ में पिग आ गया, दो ही हमारे ऐसे हैं जिनके क्या किया जाता है, उनके पैंक्रियाज से इस इंसुलिन हार्मोन को इकट्ठा किया जाता था और जो पेशेंट होता था उनको उसके इंजेक्शन दिया जाता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि वो एक दूसरे किसी एनिमल में थे, वो ह्यूमन नहीं था जिसमें वो मिल रहे थे, तो इससे काफी लोगों को एलर्जिक हो जाते थे वो इसके लिए, और उनकी बॉडी से एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करने लग जाती थी, उल्टा मतलब ह्यूमन के लिए वो और लाइफ थ्रेटनिंग ज्यादा हो जाते थे अगर उसका इंजेक्शन ले लेता हो, राइट। तो इसके कारण ही इसकी जो बायोटेक्नोलॉजी के यूज से इसकी ये नई डिस्कवरी हुई, इसको नया तरीके से उन्होंने बनाने का तरीका उन्होंने बनाया। तो ये इसीलिए बनाया क्योंकि उससे पहले तक जो ये मेथड थी वो ढंग से सक्सेसफुल नहीं रह रही थी, राइट। तो एली लिली कंपनी ने 1983 में उन्होंने क्या किया, अमेरिकन कंपनी है बताया मैं, तो अमेरिकन कंपनी है ये, तो इसने क्या करा, इसने पहले तो इस बात पर रिसर्च हुई कि अच्छा ए पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड है, सी का कोई यूज नहीं है, ओके। तो अब उन्होंने क्या करा, केवल उन जीन पे फोकस किया जो कि ए पेप्टाइड बना रहे हैं या जो कि बी पेप्टाइड बना रहे हैं, और इनको सेपरेटली एक साथ नहीं बनाया गया। एक कल्चर लिया जिसमें कि केवल उन्होंने ए पेप्टाइड बनाने वाले जीन्स को लिया, दूसरा कल्चर लिया जिसमें उन्होंने केवल बी पेप्टाइड बनाने वाले जीन्स को लिया, और उसके बाद उन्हें प्रॉपर ग्रो कराया, जैसा इकोलाई में ग्रो कराने वाला हमने पहले सिस्टम पढ़ा है, सेम वे में उन्होंने ग्रो कराया। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, जब वो दोनों का प्रोडक्शन हो गया, फिर उनको जिस टाइम पे उन्होंने मतलब एक प्रॉपर एक इंजेक्शन के लिए प्रिपेयर करना था, तो उन बॉटल में डालने से पहले उन्होंने क्या किया, इस ए पेप्टाइड और इस बी पेप्टाइड को जो ये सल्फर के बॉन्ड होते हैं उनके थ्रू उन्होंने जोड़ दिया, ओके। तो इस तरह से क्या बन गया, अब अगर ये सल्फर बॉन्ड से जुड़ जा रहा है तो ये तो कंप्लीट इंसुलिन वही बन जा रहा है जो हमारी बॉडी को नीड है जिसकी। तो इसी तरह से इसके कारण क्या हो गया कि ये जो इन्होंने जो भी वो कंपनी थी एली लिली, उसने इसे एक लैब में, और मतलब फिर तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई थी, और इवन आज तक भी होती है। आज भी आपको पता होगा कि इंजेक्शन लगते हैं, इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको इसके इंजेक्शन लगते हैं, और सारे के सारे आपके अब ये इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन होके ही मिल रहे हैं, ओके। तो जो इन्होंने हमने कहा कि डाइसल्फाइड, दो सल्फर लग रहे हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से इन्हें जोड़ के देन इन्होंने अल्टीमेट प्रोडक्शन जो हो गया वो इंसुलिन का कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका इंसुलिन प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं जीन थेरेपी को। सो द नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या है, देखिए हमने पहले भी बात करी है कि बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसी बच्चे को बाय बर्थ मिल जाते हैं, और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि वो जेनेटिक लेवल पे जब तक उनका नहीं किया जाएगा ट्रीटमेंट, तब तक उसका कोई यूज नहीं है।
सो इन जो भी हमारे ऐसे वाले डिसऑर्डर्स हैं जो इनहेरिटेंस में मिल रहे हैं, या फिर जो हम कह रहे हैं कि कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, तो इनके ट्रीटमेंट की जो मेथड है उसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं, राइट। सो जीन थेरेपी जो सबसे पहले ट्राई की गई वो की किसमें गई थी, वो ट्रीटमेंट ट्राई की गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड थी, जिसमें क्या था, उसमें एडीए डेफिशिएंसी थी, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ओके। तो इस डेफिशिएंसी में एक्चुअली क्या होता है कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज होता है, ये इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है। ये क्या काम करता है, एडिनोसिन डीएमिनेज का काम होता है हमारी बॉडी में जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको प्रॉपरली फंक्शन कराना, ये काम रहता है इसका, ठीक है। तो एडीए डेफिशिएंसी अगर किसी बच्चे में है तो उस बच्चे में कोई भी उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसी के कारण क्या होगा कि क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा उसके सर्वाइव करने के चांसेस नहीं रहते हैं, राइट। तो इससे पहले तक, मतलब जब से ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ उससे पहले तक अगर सोचा जाए कि उनमें क्या मेथड्स यूज की जाती थी, तो पहली मेथड होती है जिसमें कि आप बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर देते हो। अब बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कोई छोटी चीज नहीं है। पहली बात तो यह है कि उसमें बोन मैरो जिस भी जो डोनर होगा उसका और आपके उसमें वो मैच होना चाहिए। तो मतलब मोस्टली वो आपके सेम मतलब जो भी वो जिसमें भी डेफिशिएंसी है उसका रियल ब्रदर सिस्टर इस टाइप के में ही जो है वो हो सकता है, इसी में से बोन मैरो ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, राइट। या फिर क्या किया जाता है, या बार बार जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, नया ब्लड उसमें चढ़ाया जाता है जिसमें कि सही लिम्फोसाइट्स मतलब जो एक हेल्दी लिम्फोसाइट्स है वो प्रेजेंट हो। तो अब इसी से सारी चीजों से, क्योंकि वो प्रोसेसेस पहली बात तो उनमें सक्सेसफुल होने के चांस कम थे, दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस थी क्योंकि बोन मैरो मिल पाना बहुत मुश्किल है, लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट करके डालना मतलब थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा इनके सक्सेस के चांसेस कम है। इन दो रीजन से इनसे बेटर टेक्निक जो खोजी गई तो वो यही थी जो हम जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं। तो जीन थेरेपी की जो पहली टेक्निक इस जो बच्ची का मैं कह रही हूँ उसमें यूज की गई, उसमें क्या था कि उन्होंने जो एक लिम्फोसाइट सेल्स उस बच्ची के ब्लड से एक्सट्रैक्ट करी, ओके। एंड देन उसके बाद उसमें क्या करा, जो एडीए का सीडीएनए होता है, मतलब जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज जो हमारा मेन जिसके कारण ये डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसके लिए जो उसको सीडीएनए प्रिपेयर किया, सीडीएनए हो गया। सीडीएनए किससे लिया है इन्होंने, रेट्रोवायरल डीएनए लिया है, ठीक है। तो रेट्रोवायरल डीएनए का यूज करके इसमें क्या करा गया कि इसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन था उसकी जगह में हमने हेल्दी एडीए सीडीएनए डाल दिया। और एडीए सीडीएनए जब डाला तो उसके बाद क्या हो गया, अब ये लिम्फोसाइट प्रॉपरली वर्क करेंगे और इन लिम्फोसाइट को, क्योंकि उसी जो गर्ल चाइल्ड थी उसी के ब्लड से निकाला गया, तो उसी के ब्लड में लिम्फोसाइट वापस डाल दिया गया, तो ये उसकी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क करने लग गया। लेकिन ये क्योंकि ब्लड से लिया गया है तो इसके कारण क्या होता है इस केस में, और लिम्फोसाइट का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट खुद डेड हो जाती हैं, तो इसीलिए ये प्रोसेस को बार बार करना पड़ता है। मतलब एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके बाद अगेन इस प्रोसेस को करते रहना पड़ता है। तो ये वाली टेक्निक जो जीन थेरेपी की है ये थोड़ा सा ऑल्दो ये सक्सेसफुल है, बट ये बहुत हेक्टिक ये भी हो रही है क्योंकि बार बार करना पड़ता है फिक्स टाइम ड्यूरेशन, जब तक कि वो लिम्फोसाइट लाइव रहेंगी तब तक के लिए तो ठीक है, वो उस में इम्यूनिटी बनाए रखेंगी, लेकिन जैसे ही वो डेड हो जाएंगी उसके बाद अगेन वही वाला कंडीशन आ जाएगी। सो अब इससे बेटर टेक्निक क्या है, इससे बेटर टेक्निक ये है कि जो जब ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो बच्चा है तब अगर उसके जो वो स्पेसिफिक जीन है जो कि एडीए का प्रोडक्शन करता है और क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी इट मींस कि वो जीन जो है वो क्या है, वो जीन कुछ उसमें डिफेक्टिव है, तो उस डिफेक्टिव जीन को हटा के अगर उसकी जगह में एक हेल्दी जीन लगा दिया जाए तो ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट बन सकता है, जो कि हमारी ये एडीए डेफिशिएंसी होती है इसको मतलब जब तक भी उसकी लाइफ रहेगी उस पूरे लाइफ स्पैन तक उस पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा। ऑल्दो अभी तक ये वाला जो हम कह रहे हैं ये अभी चल रहा है, ये हुआ नहीं है कंप्लीट,
कंप्लीट, बट अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ऐसी बहुत सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जिनको कि हम क्योर कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका जीन थेरेपी से रिलेटेड। अब इसके बाद की जो चीजें हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। हैव अ गुड डे।